चलो बेटा ठीक है, यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो बेटा स्टार्ट है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, हमने उसमें सॉलिड से स्टार्ट किया था बेटा, अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें हमने सॉलिड स्टेट में स्टार्ट किया था कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यानी सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और फिर जो नेचर में जो सॉलिड सबस्टांस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो अपन ने कहा मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। ओके, यानी क्रिस्टलीय ठोस और क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। अमोर्फस यानी अक्रिस्टलीय। क्लियर। इनको ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, एक एक प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की थी, कैसे की थी, क्या की थी बेटा। क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं सॉलिड की। हमने बात की दो टाइप के तो होते हैं बच्चों, हमने कहा था क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना ही सॉलिड के बारे में है, तो ये बताओ जब हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना ही है तो ट्रू सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे या स्यूडो के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ना ही सॉलिड के बारे में तो किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रू वाले के बारे में ही पढ़ेंगे बेटा। ओके, यानी मेनली क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्यों, क्योंकि सॉलिड की हम स्टडी कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड ठोस के समान एक्चुअल स्ट्रक्चर किसकी होती है, क्रिस्टलाइन वाले की ही होती है बच्चों। समझ में आ गया। क्लियर। चलो बेटा, तो लास्ट लेक्चर में जैसे सॉलिड के टाइप हमने पढ़े थे क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, आज बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन वाला है और हम उसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ओके, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके टाइप देखते हैं बच्चों, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और ये बच्चों देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिवाइड कर रहे हैं, इनका बेसिस क्या है डिवाइड करने का, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि जितने भी टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये बताओ सभी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक जैसे हो जरूरी है क्या, नहीं बच्चों, अलग अलग होते हैं बेटा। ओके, तो ये बेसिस क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इनको और आगे डिवाइड करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो, इस बात को मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल टाइप से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में, बहुत ही इजी वे में कैसे करना है, क्या करना है, समझते हैं बच्चों। देखो एक कॉलम तो मैं क्या बना रहा हूं, प्रॉपर्टी का बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझते जाना कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। यहां मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे बात करते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनको 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है बेटा। एक तो कौन सा, आयनिक, फिर क्या करते हैं, कोवेलेंट, फिर क्या करते हैं, मेटेलिक, फिर क्या कहते हैं, मोलिकुलर सॉलिड बेटा। बात समझ में आ गई। क्लियर। तो 1 बाय 1 मैं टाइप यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों आयनिक सॉलिड। ओके, कौन सा लिखा है मैंने, आयनिक सॉलिड हो गया। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, कोवेलेंट सॉलिड, यानी आयनिक ठोस, कोवेलेंट मतलब क्या, सहसंयोजी ठोस। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सहसंयोजी ठोस। तीसरा मैं लिख रहा हूं बेटा मेटेलिक सॉलिड, यानी धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। और बच्चों 4th नंबर पे मैं लिख रहा हूं इसमें क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर। चलो बच्चों देखो, टेबल टाइप से डिस्कस करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। देखो तो मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये सभी किसके टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है बच्चों। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार है कौन कौन से, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी, एक कॉलम मैंने क्या बनाया है, प्रॉपर्टी का बनाया है बच्चों, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लिख रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, यानी अट्रैक्शन फोर्स या इनमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना बच्चों, इनको ये नाम देने का बेसिस क्या है, यानी पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कणों के बीच में जैसे अट्रैक्शन फोर्स होंगे या बॉन्ड होंगे, वैसा ही उसे नाम दिया गया है। क्या कहा, ये जो अलग अलग टाइप से डिवाइड करने का बेसिस क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे हैं। ओके, इनऑर्गेनिक में हम पीरियडिक टेबल में इस बात को डिटेल से पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, कैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स या बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नहीं होता, उन्हीं के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है बेटा। ओके, तो देखो बेटा क्या कहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से होते हैं, आयनिक, आयनिक या कूलाम,
आयनिक या कूलाम फोर्स या बॉन्ड। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर? ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, कोवेलेंट सॉलिड, नाम से पता चल रहा है इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने क्या कहा, फोर्स की जगह अपन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बेटा, क्लियर? ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे, मेटेलिक सॉलिड में कौन से बॉन्ड होंगे, मेटेलिक बॉन्ड ही होंगे बेटा, ओके? इसमें कौन से, मेटेलिक बॉन्ड, क्लियर? ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर 4th नंबर पे आपने लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस है, आपने कहा बॉन्ड के बेसिस पे इनको नाम दिया गया, तो ये कौन सा बॉन्ड लॉन्च हो गया, मॉलिक्यूलर बॉन्ड? ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, आपकी बात सही है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन हमें पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, अरे वान डर वाल फोर्स हो सकता है बेटा, वान डर वाल बॉन्ड हो सकता है। तो क्या कहेंगे, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, ये तो हो ही गए, बाकी दो बच गए, वो कौन से? मैं ओनली वान डर वाल नहीं लिख रहा हूं बेटा, क्या वीक वान डर वाल लिख रहा हूं, ओके? तो क्या लिखेंगे, वीक वान डर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? क्यों, वान डर वाल ने क्या कहा था, अगर कोई सा भी बॉन्ड नहीं हो तो वान डर वाल बॉन्ड जिंदाबाद। अरे याद है ना, यस और नो, क्लियर? तो क्या कहेंगे, इनमें अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड कौन से होंगे, वीक वान डर वाल बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण। अवयवी कण मतलब यानी ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टाइप के सॉलिड की जो स्ट्रक्चर बनी होती है, कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है? आपको याद है हमने कहा था कोई भी सॉलिड सबस्टांस है, कोई भी ठोस पदार्थ है, वो क्या कई सारे छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्लियर? कॉमन सेंस है। और वो जो स्मॉल पार्टिकल है किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, याद है ना? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के ब्रैकेट में मैंने लिखा था एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, क्लियर? वही इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, अवयवी कण, सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड है, आयनिक बॉन्ड होता है। पहली बात तो मैंने यहाँ कूलाम बॉन्ड क्यों लिखा, समझ रहे हो क्या? एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ध्यान रखना। कैसे, कूलाम ने क्या कहा था, यानी आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्लियर? तो उसे ही उनके नाम पे कूलाम फोर्स भी बोल देते हैं, क्लियर? ठीक है, अरे फिजिक्स में तो फॉर्मूला भी पढ़ते हैं क्या, कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन, बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखते हैं, एफ इक्वल क्या कहते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम फोर्स, याद है ना? फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, वही है बच्चों। तो क्या कहेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, आयनिक सॉलिड है, किन से मिलकर बना होगा, आयंस से, नाम से पता चल रहा है बेटा, क्लियर? ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट हमें पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एटम्स के बीच में बनता है, क्लियर? ठीक है बेटा, मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो ये ध्यान रखना, मेटल मैं लिख रहा हूं बेटा कैटाइंस। मैंने क्या कहा, कैटाइंस। बच्चा कहेगा सर कैटाइन क्यों, क्योंकि मेटल है, मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। क्या कहा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अरे जो भी मेटल्स होती है देखते हैं सभी पर पॉजिटिव चार्ज आता नहीं आता, Na+, K+, Ca+2, Fe+3, अरे आता नहीं आता? मेटल्स पर बहुत इजीली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों? ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और उन्हें कैटाइन बोलते हैं, क्लियर? और इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है बेटा, कर्नेल। क्या कहा मैंने, कर्नेल, ना कि कर्नल, ओके? कर्नेल क्या कहेंगे, कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना, इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों को बोला जाता है, क्लियर? ठीक है बेटा, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे, अणु ही होंगे बच्चों, क्लियर? ठीक है बेटा, एक अपन क्या कह सकते हैं, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कह सकता हूं बेटा, स्क्रीन पे तो आ रहा है ना, या मामला बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है क्या? चलो बेटा देखो, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकल नेचर। क्या कह रहा हूं, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब है फिजिकली देखने में हमें कैसे लगते हैं, कैसे फील होते हैं, ठीक है? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकली अपन देख के, टच करके कैसे इनको फील कर सकते हैं, ओके? तो फिजिकल नेचर की अगर अपन बात करें बच्चों तो देखो क्या कह सकते हैं, ये कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। मैंने क्या कहा, हार्ड एंड
ब्रिटल, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, कठोर व भंगुर, भंगुर बोला है मैंने, कहने का मतलब क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब समझना, हार्ड तो आपको पता ही है, हार्ड होता है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर, ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा, बायो में नाम सुना होगा, जूलॉजी में पढ़ते हैं ना। इसका मतलब क्या, ब्रिटल स्टार क्या करती है, जैसी कोई प्रॉब्लम आती है अपनी सारी आर्म्स को क्या करती है बेटा, अरे लॉस करती है, नहीं करती, करती है बेटा, बिखर जाती है, कहने का मतलब है, ब्रिटल का मतलब ही वही है, ऐसा कोई सबस्टांस जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर वो बिखर जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो वर्ड यूज करते हैं बेटा ब्रिटल, ओके। सिंपल एग्जांपल है बेटा, घर में जैसे अपन सॉल्ट यूज करते हैं, अरे नमक, लूण, अंग्रेजों समझते हो ना, उसको आपने देखा होगा, मान लो कोई नमक है बेटा, सॉल्ट है, उसका डगला है बेटा, डगला समझते हो ना, यानी ग्रुप वो पार्टिकल्स, ओके। तो नमक का कोई डगला है बेटा, उसको क्या करोगे आप, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, आटे की तरह इसकी शेप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, वो ब्रिटल नेचर का होता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके सभी सॉल्ट पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, नहीं होंगे, होंगे बेटा, बिखर जाएगा, ना कि जैसे आटा होता है बेटा उसकी तरफ शेप चेंज कर सकते हो क्या, अलग अलग है, नहीं बच्चों, ब्रिटल का मतलब क्या है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बिखर जाएगा, ओके। तो वैसा ही होता, आप देख सकते हो, आयनिक सॉलिड ऐसे ही होते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा अपन बात करें कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड के लिए मैं क्या कहूंगा, वेरी हार्ड, क्या कहा, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। बच्चा कहेगा सर इसमें भी आपने ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल बेटा मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, वेरी हार्ड, इसका मतलब तो ये तो और ज़्यादा हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल नेचर के होंगे, कैसे, जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे डायमंड, ओके, डायमंड देखेंगे तो डायमंड आप देखते हो बेटा, डायमंड से रिंग वगैरह में कई जगह आप देखते हो, नेकलेस रिंग कई जगह यूज़ करते हैं, तो डायमंड को क्या करोगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी शेप में चेंज होगा क्या, नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी कैसा होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, भंगुर प्रवृत्ति का होता है, तो क्या कहूंगा, कठोर व भंगुर, अत्यधिक कठोर व भंगुर, हिंदी में क्या कहेंगे, क्लियर। ये तो और ज्यादा हार्ड होता है, जैसे डायमंड देख सकते हो आप, क्लियर, ठीक है बेटा। इसमें क्या कहेंगे, ये क्या होते हैं, हार्ड, ये कैसे होते हैं, हार्ड बट डक्टाइल मेलिएबल, ठीक है, ये वर्ड लिख रहा हूं बेटा, इसका मतलब समझना, हार्ड बट डक्टाइल मेलिएबल। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है, बच्चों देखो, हार्ड बट डक्टाइल मेलिएबल, डक्टाइल मेलिएबल, हार्ड तो पता ही है, मेटल्स होती है, सीधी सी बात है बच्चों, जैसे कोई एल्यूमिनियम या फिर आयरन की रोड है, आप देखते हो बच्चों, देख सकते हो, हार्ड होते नहीं होते सर, बट डक्टाइल मेलिएबल का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं कठोर लेकिन आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, यानी बाहर से आप फोर्स लगाओगे, वर्धनीय, वर्धी हो जाती है, यानी अपनी शेप वगैरह में चेंज कर लेता है। अरे जैसे लोहे का काम करते हैं बेटा, आप देखते हो कई इंडस्ट्रीज में लोहे का काम होता है, या फिर अपन डेली लाइफ में देखते हो जो लोहे का काम करते हैं, लोहार अपन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हैमर से उसे पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर क्या करते हैं, उसकी शेप वगैरह में चेंज करते नहीं करते, करते हैं, लोहे को पिघलाकर आकार बदल देता है, वो डायलॉग याद है ना, वैसे ही। तो कहने का मतलब क्या, हार्ड बट डक्टाइल मेलिएबल, यानी मेटेलिक है, मेटल से बने, हार्ड तो होंगे लेकिन डक्टाइल मेलिएबल नेचर के होंगे, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर क्या करते हैं, ये अपनी शेप वगैरह में चेंज कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी बात करेंगे तो ये कैसे होंगे बेटा, सॉफ्ट होंगे, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सीधी सी बात है बच्चों, इसमें देखो फोर्स कौन से हैं, वीक वान डेर वाल फोर्स है बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम में, हाँ एक दो केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, बाकी मैक्सिमम में क्या होंगे, वीक वान डेर वाल फोर्स होते हैं। तो बीच के फोर्स ही अगर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ही नेग्लिजिबल है, तो ज़्यादा हार्ड होंगे क्या, नहीं, तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी क्या डिस्कस कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलनांक व गलन की उष्मा, ओके। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा तो क्या करेंगे, हाई होते हैं, ओके। हाई होने का मतलब क्या है, अरे कोई सोल्ट है वो क्या मतलब बहुत इजीली अपने आप क्या हो जाएगा, अरे मेल्ट हो जाएगा क्या, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं बच्चों, थोड़ी हीट देनी पड़ती है, तो वो हाई होते हैं, क्लियर, ठीक है। इनके लिए क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हीट ऑफ फ्यूजन वेरी हाई, मैंने क्या कहा, वेरी हाई, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इनको तो मेल्ट करने के लिए और भी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, क्लियर, ठीक है। इनके लिए क्या कहेंगे, हाई होते हैं, ओके। आप देखा होगा इनऑर्गेनिक वाले केस में, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कई सारी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा
200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होते हैं। तो मेल्ट करना है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बीच के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे जिससे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाए, और अलग अलग हो जाएंगे तभी तो वो मेल्ट होगा, इसी को तो बोलेंगे मेल्टिंग। तो इनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? ठीक है। इनकी अगर अपन बात करें तो ये क्या लिखेंगे? वेरी लो। क्यों? सीधा सा रीज़न वही है बच्चों, मैंने क्या कहा था, किसी भी सबस्टांस में बोले ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सभी का जो रूट रीजन होता है, मूल कारण होता है, वो क्या होता है? उसके अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो नेग्लिजिबल, थोड़ी बहुत यानी बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा क्या है? वीक है, तो क्या होंगे? थोड़े से टेम्परेचर एनर्जी से ही ये क्या हो सकते हैं? मेल्ट हो सकते हैं। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? यहाँ तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, और स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। फटाफट बेटा, फटाफट फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो बेटा इस भयंकर वाली गर्मी में। चलो फैसल, कोई डाउट है तो बोल। फैसल कहाँ गया फैसल? चलो बेटा यहाँ तक बुझान दे, यहाँ तक बुझान दे। चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की बेटा, देखो फोर प्रॉपर्टी की तो अपने बात की, कैसे करना है, क्या करना है, 1 बाय 1 अपने डिस्कस किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो बच्चों देखो, इनके अट्रैक्शन फोर्स की बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की बात करें या फिर फिजिकल नेचर की बात करें, कैसे होंगे, क्या होंगे, या फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने बताया है, इजी वे में ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, कैसे करना। फैसल नो सर, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। वेरी गुड बेटा, रेस्पॉन्स देते रहा करो, पता चले कि हाँ बच्चा बात को कैच कर रहा है, गेन कर रहा है। कोई डाउट हो तो ताकि दोबारा एक्सप्लेन कर सके। ओके, चलो बेटा 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की अपने। नंबर 5 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने स्टार मार्क किया बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आएगा, कंडक्टिविटी, चालकता। ओके, कंडक्टिविटी की बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड की बात करें, बच्चा रटता है ये कंडक्टर होगा या नॉन कंडक्टर होगा। अरे कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है बच्चों, यानी नॉर्मली याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से मैंने बताया क्या, कि नेचर में कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, धारा प्रवाह हो सकता है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर चालक। क्लियर? लेकिन कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जिनमें धारा प्रवाह नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता, उन्हें बोलते हैं नॉन कंडक्टर कूद चालक। ओके, ठीक है बेटा, उसी की बात कर रहे हैं। तो चालकता की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं या नॉन कंडक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, रटना नहीं है बच्चों। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से समझना, नॉन कंडक्टर, क्या कहा, नॉन कंडक्टर, स्पेस थोड़ा कम है तो देखो कैसे लिख रहा हूं समझना, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फेज, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फेज, ध्यान रखना, बट कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट ड्यू टू, ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ड्यू टू फ्री आयंस। ओके, क्या कहा बच्चों, ड्यू टू फ्री आयंस, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं और नॉन कंडक्टर भी हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा बेटा। कैसे, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फेज, मैंने क्या कहा, ठोस अवस्था में अगर है तो वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो पहली बात तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो किसी भी सबस्टांस का कंडक्टर होने का रीजन क्या है, चार्ज का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल बेटा जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई सबस्टांस है AB, सपोज करो मेरे पास कोई सबस्टांस AB है बेटा। ओके, अब ये AB की फॉर्म में है तो हमें पता है नेट चार्ज क्या है, 0 है बेटा, और हमें पता चार्ज 0 है
है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो करंट फ्लो कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता बेटा। ओके, तो इस कंडीशन में तो नो डाउट ये नॉन कंडक्टर है। ओके, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, जो बीच के बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इसको मैं ब्रेक कर दूं, यानी इनके हम टुकड़े टुकड़े कर दे, तो क्या होगा? ये क्या करेगा बेटा? A प्लस एंड B माइनस में डिवाइड होगा। ओके, क्या होगा? A प्लस और B माइनस में डिवाइड हो गया। अगर A प्लस बना है, इसका मतलब A ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? B पर माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब B ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है बेटा। ओके, इसका मतलब A ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अरे कोई लॉस करे कोई गेन करे, हमें इससे मतलब है क्या? हमें मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है चार्ज पार्टिकल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से मैंने बताया है, याद है ना? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, मतलब चार्ज एक्सचार्ज का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसीलिए तो वो क्या होगा? कंडक्टर होगा। सीधी सी बात है, जिसमें चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो क्या होता है? कंडक्टर होता है बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, अगर कोई आयनिक सॉलिड क्या है? सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या होता है? ये वाली कंडीशन होती है सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है? वो आयंस में डिवाइड नहीं होता। अगर वो आयंस में डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। आयंस मैंने बोला, इसका मतलब कैटायन एनायन की बात कर रहा हूं बेटा, धनायन ऋणायन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या कहा? सॉलिड फॉर्म में तो क्या होते हैं ये, यानी कैसे होते हैं बेटा? यानी नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि ये आयंस में डिवाइड नहीं होता, यानी आयंस की फॉर्म में नहीं होता। आयंस की फॉर्म में नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा, आवेश यानी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आवेश का यानी आवेश फ्लो ही नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करता बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या, बात समझ में आई? तो सॉलिड फॉर्म में तो क्या होंगे? नॉन कंडक्टर। क्लियर? बट कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलीन है, तो हमें पता है बेटा वाटर क्या करेगा? आयंस में ब्रेक करेगा, नहीं करेगा? आयंस में ब्रेक कर देगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चार्ज फ्लो होगा। क्लियर? या फिर मोल्टन स्टेट, मोल्टन में भी तो यही होता है, किसी सॉलिड सबस्टांस को मेल्ट कर लेना, पिघला लेना। तो सीधी सी बात है, पिघलाने के लिए हीट देंगे, अगर हीट देंगे तो बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, चार्ज बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज है, करंट फ्लो करेगा, काम खत्म। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरे में यही तो पढ़ते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट या मोल्टन सॉल्यूशन लेते नहीं लेते, वही कंडीशन है। ओके, तो क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट है, उस कंडीशन में क्या होंगे? ये कंडक्टर होंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन ये किसकी वजह से होंगे? फ्री आयंस की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों, अगर क्या होगा, बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, और वही क्या होता है? चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं इनके लिए, कोवेलेंट के लिए। तो ये क्या होते हैं? इनकी अगर अपन बात करें तो ये कैसे होते हैं बच्चों? नॉन कंडक्टर। क्या कहा? नॉन कंडक्टर। और इनके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं बच्चों, क्या? इंसुलेटर। ओके, क्या यूज करते हैं? इंसुलेटर। हिंदी में एक ही वर्ड होता है, कुचालक। ओके, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन इसमें ध्यान रखना बच्चों, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन इसमें होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट। ओके, क्या होता है बच्चों इसमें एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट। बच्चा कहेगा सर क्यों, ग्रेफाइट में क्या दिक्कत है? तो बच्चों एक्चुअल में ग्रेफाइट में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में आप इसकी पूरी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो, तो ग्रेफाइट में जो हाइड्रेशन होता है बेटा, संकरण होता है, वो sp2 होता है। क्या कहा? sp2। अरे कार्बन की ही तो फॉर्म है बच्चों। ओके, तो इसमें क्या होता है, हर कार्बन क्या होता है? sp2 है। इसका मतलब हर कार्बन क्या करेगा, मान लो 3 बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये बताओ, हर कार्बन चारों तरफ 3 बॉन्ड तो बना लेता है, लेकिन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अरे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 4, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में। बॉन्ड बनाने में कितने यूज हुए? 3 हुए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये। क्लियर? लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? हमें पता है ग्रेफाइट की अलग कई सारी लेयर्स होती है ऐसे बेटा, ठीक है, लेयर्स के फॉर्म में होता है ग्रेफाइट। तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, वो अलग अलग लेयर्स में ट्रांसफर हो सकता है, एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या होगा? कंडक्टर होगा बेटा। क्लियर? तो क्या कहेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा, समझ में आया? मुक्त गतिशील
गतिशील इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्लियर, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, ग्रेफाइट होता है, कंडक्टर होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी मैंने बताया है। ओके, ठीक है, रीजन बताया आपको, ध्यान रखना। बाकी के सभी नॉन कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, वो क्या होगा, कंडक्टर होगा बेटा। क्लियर, चलो इसकी बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। इसमें क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ, समझते जाना बच्चों, क्या कहा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, मैंने इसमें क्या लिखा है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या लिखा था, फ्री आयंस। इन चीजों का ध्यान रखना। ओके, क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या कहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होंगे, उष्मा व धारा के अच्छे चालक होते हैं बच्चों। क्लियर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा धारा का अच्छा चालक होगा मेटेलिक सॉलिड। क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बेटा। क्यों, अभी मैंने कहा है, अरे सीधी सी बात है, मेटल का नेचर ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करना। पॉजिटिव चार्ज गेन क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आउटर मोस्ट सेल की स्टेबिलिटी के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी लॉस होगा, ट्रांसफर तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, कंडक्टर होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। और हमें पता, अगर ये कंडक्टर होंगे तो उसका रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ओके, ध्यान रखना, मैंने यहाँ ब्लॉक क्यों किया है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ फ्री आयंस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, हाँ, नो डाउट, यहाँ भी जो आयंस बनते हैं बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज के कारण ही बनते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, लेकिन मेजर रोल यहाँ आयंस को ही माना जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, कंफ्यूज करेगा। ये जो कंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये फ्री आयंस की वजह से, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है तो आयंस को ज्यादा मेजर फॉर्म में कंसिडर करते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। एक मैंने क्या कहा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाला तो मैंने बताया कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये क्या करेगा, यानी चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा बेटा। ओके, चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं हीट के रेस्पेक्ट में। हीट का कंडक्टर कैसे होता है बेटा, आपने प्रैक्टिकली इस बात को फील किया होगा। जैसे कोई मेटल का कोई कंटेनर है बेटा, धातु का कोई पात्र है, जैसे अपन घर में जैसे मान लो खाना बनाते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा जो खाना बनाते हैं उसमें जो भी, मान लो आपने जो भी खाना आपको बनाना है उसमें डाल दिया आपने, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले जैसे मान लो जंगल में खाना बनाते थे, फॉरेस्ट में देखा होगा, कोई मान लो कोई कंटेनर है, उसमें क्या चारों तरफ आग लगा दे। अपन ऐसे करते हैं क्या, नहीं बच्चों, अपन क्या गैस पे रखते हैं उसे कंटेनर को, गैस ऑन करते हैं, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे, जो बॉटम होता है, पेंदा होता है, उसी पे तो हीट करते हैं बेटा अपन, उसी पे तो अपन हीट देते हैं। अपन हीट ओनली बॉटम पर दे रहे हैं बेटा, पेंदे पे दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कुछ टाइम बाद अगर अपन टच करें तो देखा होगा बच्चों क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है कंटेनर का, उसको डायरेक्टली टच करे तो वो हमें गर्म फील होता नहीं होता, होता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स होती है वो क्या होती है, हीट की भी कंडक्टर होती है, उष्मा की भी चालक होती है। समझ में आ गया, क्लियर। ओके, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें बच्चों, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये पता ही है बेचारा, अरे इसकी इतनी औकात है क्या करंट फ्लो के, नहीं बच्चों, मॉलिक्यूल से यानी न्यूट्रल फॉर्म में होगा, चार्ज का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो चार्ज का लफड़ा ही नहीं है तो करंट फ्लो की दिक्कत है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, ये भी कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर, और क्या लिखेंगे, इंसुलेटर। ओके, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। चलो बेटा, तो ये अपने बात की कैसे करना है, क्या करना है। ओके, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग का पार्ट है, एग्जाम्पल बेस्ड ज़्यादा है बच्चों, ठीक है, सीधा टिक लगाने वाला काम है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो बच्चों देखो, आयनिक सॉलिड की बात करें तो मैं क्या कहूँगा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स। क्या कहा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, यानी सभी आयनिक यौगिक क्या होंगे, ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन पढ़ेंगे बच्चों, कई सारे केस अपन पढ़ेंगे, जैसे NaCl, ZNS, या फिर अपन पढ़ेंगे बेटा CaCl, सीजियम क्लोराइड, या CaF2, Na2O, ये सारे इसमें आएंगे बच्चों। क्लियर, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल पूछता है बेटा, ठीक है। कोवैलेंट वाले में क्या कहेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे अपन लिख सकते हैं बेटा डायमंड, डायमंड हीरा, किसी के घर में नाम हो तो हीरा जी लिख सकता है बेटा, ध्यान रखना। ओके, डायमंड, या अपन बोल सकते हैं ग्रेफाइट, या अपन बोल सकते हैं बेटा क्वार्ट्ज,
ठीक है। क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिका जो होती है उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, उसे क्वार्ट्ज बोला जाता है बेटा, ओके। या फिर अपन क्या कहेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम भी कहते हैं, या फिर बोलते हैं इसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एक वो भी इसमें एग्जाम्पल होते हैं। या फिर अपन क्या कहेंगे, सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, ओके, वो सभी इसमें आ जाएंगे बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे, ऑल मेटल्स, यानी सभी धातुएं, सभी धातुएं हमें पता है बेटा। जैसे अपन क्या लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सभी आ जाएंगे। एंड एलॉय, एलॉय यानी मिश्र धातु बेटा, वो भी क्या इसमें आ जाए। मिश्र धातु मतलब क्या, दो मेटल्स का मिक्सर बेटा, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना, अरे ZnHg, ZnHg दो मेटल का मिक्सर है या नहीं है, तो एलॉय यानी ZnHg दो मेटल का मिक्सर क्या हो जाएगा, ऐसे केस आ जाएंगे बेटा, क्लियर, ठीक है। या फिर इसमें अपन क्या कहेंगे, और इसके एग्जांपल्स में ध्यान रखना, जो मोलिकुलर वाला एग्जांपल होते हैं बेटा, इसमें इनको क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेटा, ओके। अलग अलग कैटेगरी में कैसे, इसके कुछ एग्जाम्पल पोलर में आते हैं, कुछ नॉन पोलर में आते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डेड में आते हैं, ओके। तो कैसे आते हैं बेटा, देखो इसकी कैटेगरी में बना रहा हूं। अगर मैं ये लिखूं पोलर, यानी पूछे इसका पोलर एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, NH3, HCl, SO2, ETC। ये तो क्या होते हैं, इसके पोलर वाले केस होते हैं। पोलर क्यों होते हैं पता ही होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है या नहीं है, HCl, H+Cl अरे इजीली डिवाइड हो सकता है। SO2 सल्फर पे लोन पेयर है या नहीं है बच्चों, क्लियर, ठीक है। लोन पेयर होता है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या होते हैं, पोलर केस में होते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन लिखे जैसे नॉन पोलर, ठीक है, अध्रुवीय। नॉन पोलर की बात करें तो क्या लिखेंगे, जैसे H2, I2, P4, S8, या फिर अपन क्या लिखेंगे, CO2, CH4, CCl4, SiCl4, या फिर क्या बोलेंगे, यानी सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इसको नाम दिया जाता है बेटा ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ओके। यानी ये सारे क्या होते हैं, इसी में आते हैं बच्चों, सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर वाले केस होते हैं, ओके। ये I2 वाला तो पूछा भी गया एग्जाम में, ओके। तो क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल पहली बात बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो आप देख सकते हो बेटा, H2 रेडॉक्स में एक एक चीज मैंने बताई है, दोनों सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो सीधी सी बात है कोई प्लस माइनस चार्ज आएगा क्या, नहीं। नॉन पोलर, सेम केस आयोडीन का है। P4S8 मैंने क्या कहा था बेटा, एलोट्रोप्स है, अपर रूप है। एलोट्रोप्स में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, क्यों, चार्ज ही 0 होता है बेटा, तो सीधी सी बात है चार्ज 0 है तो नॉन पोलर वाले केस होते हैं सारे, क्लियर, ठीक है। एक बच्चों इसकी कैटेगरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बंध वाले कौन से होते हैं, तो इसमें जैसे अपन बोलते हैं बेटा, जैसे H2O, यानी क्या कहेंगे, H2O अपन देख सकते हैं यानी आइस। बात समझ में आई क्या, अरे सॉलिड फॉर्म में भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है या नहीं है बच्चों। ये मैंने इनको एग्जाम्पल को कैटेगरी वाइज बताया है, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। इसमें बेटा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या इसमें 2-3 क्वेश्चन अगर बना देता है तो कैसे बनाता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग से क्वेश्चन बनाए तो क्या बनाएगा बेटा, जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले 1 by 1 वो आपसे क्या बोले, हार्डेस्ट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर पूछे सबसे हार्ड कौन सा होता है, कठोरतम क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा, कोवेलेंट वाला होगा बेटा, ये सबसे हार्ड होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, याद है ना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड। सॉफ्टेस्ट यानी सबसे नरम कौन सा होगा बेटा, वो कौन सा होगा, मोलिकुलर वाला, क्यों, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया समझ में, सबसे हार्ड कौन सा होगा, सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा, सबसे हार्ड कौन सा, कोवेलेंट वाला, सबसे सॉफ्ट वाला मोलिकुलर वाला, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या बोलेगा बेटा, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं अपने, मेटेलिक सॉलिड क्या करते हैं, कलर और ब्राइटनेस शो करते हैं बेटा, ओके। कलर ब्राइटनेस शो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन लोहे का काम करते हैं, जैसे हमने लोहार वाला केस आपको बताया बेटा, वो क्या करते हैं, लोहे को लगातार गर्म करते जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो रेड कलर का शो होता है ना। या फिर अपन भी गैस वगैरह पर क्या करते हैं, किसी कंटेनर को रख के गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो देखा होगा वो भी क्या होता है, अलग कलर का शो होने लग जाता है। इसका रीज़न क्या है, वही जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है बेटा। सो क्या इसमें एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या करता है, सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है, तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है बच्चों, लोअर से हायर में जाएगा
तो गेन करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो डोनेट करेगा, यानी डोनेट करे चाहे गेन करे बेटा, हमें पता है एक्सचेंज तो करेगा। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है फोटोन की फॉर्म में होता है, आयनिक में, एटॉमिक में, एक एक चीज़ पढ़ी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसीलिए तो कहते हैं हर लेक्चर आपको अटेंड करना होता है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। हाँ सर ने वहाँ बताया था, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में नहीं आती, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं बेटा। ओके, तो मैंने एटॉमिक में क्या कहा था, कोई भी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक्सचेंज करके अपने सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज मतलब डोनेट या गेन दोनों आ गए, क्लियर। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, फोटॉन्स की फॉर्म में होता है, क्लियर, ठीक है, एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में होता है। और ये क्या होते हैं, फोटॉन्स यानी वेव की फॉर्म में आते हैं, ध्यान है, वेव फोटॉन जो ट्रांसफर होते हैं वेव की फॉर्म में होते हैं, याद है ना, वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। हर वेव की क्या होती है कि वेवलेंथ होती है, और हर वेवलेंथ का एक स्पेसिफिक कलर होता है, याद है बच्चों। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसी वजह से क्या होते हैं, अलग अलग कलर से होते हैं, जिसको हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन किया था, याद है बच्चों। सेम केस वही है, क्या मेटेलिक सॉलिड है तो हमें पता है हीट गेन करके क्या होंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। इसका मतलब ये जो हीट गेन करता है वेव की फॉर्म में करेगा, जिसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, हर वेवलेंथ का स्पेसिफिक कलर होता है विबग्योर, याद है ना, वॉयलेट कलर, इंडियम कलर, ब्लू कलर, येलो, ऑरेंज, ग्रीन वगैरह सब क्या होते हैं, रेड कलर, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है या नहीं है। वेवलेंथ स्पेसिफिक है तो क्या होगा, कलर भी स्पेसिफिक होगा, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी या हीट का एक्सचेंज क्या करेगा, वेव की फॉर्म में। हर वेव की एक वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ का स्पेसिफिक कलर होता है, तो क्या होता है, कलर शो होता है बेटा। तो क्या करेंगे, जो मेटल के अंदर कई सारे एटम से मिलकर बनी है, तो हर एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या होगा, यानी थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन होते होते क्या होगा, यानी सभी एटम्स मिलकर क्या करेंगे, स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। तो अपन बोलते हैं ब्राइटनेस शो हो रही है, मेटल क्या करिए, ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करिए, चमक दर्शा रही है बेटा। ओके, इसका रीजन क्या होता है, ये होता है बेटा, क्या कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा, ये 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान रखना, वर्बली बोल रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, समझना अच्छे से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सॉलिड्स आर रिप्रेजेंट कलर एंड ब्राइटनेस। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस क्या करते हैं, चमक व रंग प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, ध्यान रखना बच्चों। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, एक क्वेश्चन में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने देखा होगा, इसमें जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं वो कई एग्जांपल लिक्विड या गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, कैसे बेटा, आप देख सकते हो, जैसे अरे अमोनिया गैस भी होती है, HCl एक्वा सॉल्यूशन HCl गैस भी होती है बेटा, SO2 आप देखते हो बेटा, ये भी गैस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर अपन देखते हैं जैसे CO2 गैस हो सकती है, H2O अरे हमें पता लिक्विड फॉर्म में हो सकता, नहीं हो सकता बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्स एंड लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में, मेरा स्टेटमेंट क्या है, ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्सेज एंड लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स molecular solids are occur in liquid and gaseous phase at room temperature and pressure। ओके, मैंने क्या कहा, यानी दुर्बल वान डर वाल बलों और कम गलनांक कम होने के कारण जो आणविक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कमरे के ताप और दाब पर द्रव व गैस के रूप में पाए जाते हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसका रीजन क्या होता है ये भी मैंने बताया। और कौन सा सॉलिड रूम टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर वाला। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्स एंड लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, वान डर वाल फोर्स का वीक होना और मेल्टिंग पॉइंट का कम होना बेटा, इजिली मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन ने क्या कहा था, जैसे ग्रेफाइट वाला, ये मैंने बता ही दिया। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कई सारी लेयर्स होती है बेटा ऐसे, ठीक है, यानी क्या हो गए, जैसे मान लो हेक्सागोनल होता है ना, उस टाइप से बेटा कई सारी लेयर्स होती है। और उस लेयर्स में क्या होता है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 संकृत होगा, जिसमें क्या होते हैं 3 बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा ही होगा, इस वजह से वो कंडक्टर होता है। समझ में आ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन, मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बेटा। आ गया समझ में, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत है तो बोल सकते हो। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है, कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो बेटा, कोई भी दिक्कत, और स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। चलो बेटा बिल्कुल आगे बात करते हैं। तो ये अपन ने कहा बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक चीज़ मैंने बताई है बच्चों, ध्यान रखना। टीचर का यही तो रोल है, यहाँ से ये पूछा गया था और यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, यही तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है कि किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है और किसको मुझे साइड रखना है, ताकि मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो बच्चों, ठीक है। चलो बेटा समझ में आ गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। आगे अपन बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या कहा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, मैंने हिंदी में इसे क्या कहेंगे बेटा? ठोसों का प्रायोगिक सत्यापन। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ, बोलते हैं ना वेरीफाई करना, सत्यापित करना। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का प्रायोगिक सत्यापन करना। आप कहेगा सर ये कैसा सत्यापन है? सत्यापन यानी वेरीफाई करना है कि सॉलिड कैसा है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो समझना, अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा वो खाली थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है कि अगर मान लो क्रिस्टलाइन में ये सब होता है, अमोर्फस में ये सब होता है, यानी इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को दिमाग में रख के अपन बोल सकते हैं। जैसे अपन को बोला जाए कि किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी ऐसी है, वैसी है, वैसी है, तो ये कैसा होगा? क्रिस्टलाइन होगा, अमोर्फस होगा, यानी ट्रू होगा या स्यूडो सॉलिड होगा, कैसा सॉलिड होगा, ये तो अपन थ्योरेटिकल बता सकते हैं, क्लियर। लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया जाए, कैसे? जैसे मान लो कोई अपन को सॉलिड ब्लॉक दे दिया, कोई ठोस ब्लॉक दे दिया, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर दे दी, ठोस संरचना दे दी बेटा, ठीक है। अब अपन को क्या, कुछ भी नहीं बोला गया इसके अंदर ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं बोला गया। अपन को क्या करना है? प्रैक्टिकली बताना है कि ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो कैसी है, क्रिस्टलाइन वाली है, अमोर्फस वाली है, यानी ट्रू सॉलिड है या स्यूडो सॉलिड है। अपन को खुद कुछ न कुछ दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के द्वारा बताना है कि ये कैसा है बेटा। आ गया समझ में? इसी बात को अपन क्या एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, चलो बच्चों तो ध्यान रखना, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है वो किससे किया जाता है बच्चों? ब्रेग इक्वेशन से किया जाता है। किससे? ब्रेग इक्वेशन, ना कि ब्रेड इक्वेशन। ध्यान रखना, ब्रेग साइंटिस्ट का नाम था, ब्रेग समीकरण से। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे समझना बेटा। तो ब्रेग इक्वेशन की अगर अपन बात करें, ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसको समझने से पहले बच्चे के दिमाग में आना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या था। ओके, समझना बेटा इस बात को। तो ब्रेग ने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली बच्चों देखो इस बात को एक्सप्लेन किया। कैसे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया समझते हैं इस बात को अच्छे से। एक इन्होंने क्या किया? कॉलम लिया, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर ली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मान लो सॉलिड स्ट्रक्चर है, समझते हैं अच्छे से। इसको इन्होंने क्या किया? कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, कई सारे प्लेन बना लिए बेटा, ठीक है। इस टाइप से कई सारे प्लेन बना लिए। एक पर्टिकुलर एंगल यानी परपेंडिकुलर एक प्लेन इन्होंने ऐसे बनाया कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मुझे स्टडी करनी है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया? ये जो सॉलिड प्लेन इन्होंने बनाए थे इस पर क्या किया? एक्सरे पास की बेटा। ओके, एक्सरे पास करें तो ये मान लो जैसे एक्सरे पास है, यहाँ से डिफ्रेक्शन होकर, विवर्तन होकर, याद है ना फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या किया? अलग अलग प्लेन्स के रेस्पेक्ट में इन एक्सरे का डिफ्रेक्शन करवाया बेटा, विवर्तन करवाया। कैसे हुआ, क्या करना है, समझना इस बात को। तो ये बच्चों देखो ये क्या कर रहे हैं? एक्सरे, ये इन्होंने एक्सरे पास की, ये एक्सरे है, एक्सरे। ओके, ठीक है बेटा, अब समझना इस बात को। ये जो एक्सरे इन्होंने अलग अलग प्लेन के लिए पास की थी, इसके लिए ये जो एंगल था ये भी पर्टिकुलर अलग अलग एंगल के रेस्पेक्ट में इन्होंने बात की। ये मान लो पर्टिकुलर एंगल है, जैसे मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इनको थीटा बोलते हैं, आपको पता ही है बेटा मैथमेटिक्स में। और ये मैं यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? D1, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? D2, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? D3। ओके, समझना इजी वे में कैसे करना है। ये इन्होंने क्या किया? D1, D2, D3 का मतलब क्या है? अलग अलग प्लेन के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? D1 होगी। सेकंड और थर्ड प्लेन के बीच की डिस्टेंस D2, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच की क्या होगी? D3 होगी। इस टाइप से कई सारे प्लेन्स में डिवाइड कर लिया। ओके, फिर इसको क्या बोला इन्होंने? n = 1, n = 2, इसको क्या बोला? n = 3। ओके, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, यानी कौन सा प्लेन था? फर्स्ट प्लेन है, सेकंड प्लेन है, थर्ड प्लेन है। ओके, बच्चा कहेगा सर एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, मान गए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड कैसा है? ओके, तो देखो इन्होंने क्या कहा, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन दी बेटा। क्या इक्वेशन क्या थी?
2d साइन थीटा, क्या कहा 2d साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, क्या कहा 2d साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा। बच्चा कहेगा सर पहली बात तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझना बेटा, डी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स। अच्छे से सुनना बेटा, बोल के बता रहा हूँ, क्या कहा, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स, दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी। बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे देख सकते हो d1 d2 d3, ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d1, इन दोनों के बीच की d2, इन दोनों के बीच की है d3, क्लियर, ठीक है। थीटा ये क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल या ब्रेग एंगल, यानी विवर्तन कोण या ब्रेग कोण, कौन सा, ये वाला एंगल बेटा, जैसे ये थीटा या फिर ये थीटा, क्लियर, ठीक है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन की कोटि, कोटि बोला है ना कि चोटी, बेटा देखो क्या कहा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन की कोटि। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब है जो डिफ्रैक्शन आप करवा रहे हो, विवर्तन आप करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो, फर्स्ट प्लेन से करवा रहे हो तो एन की जगह 1 लिखूंगा, क्लियर, सेकंड प्लेन से करवा रहा हूँ एन की वैल्यू 2 लिखूंगा, थर्ड प्लेन से करवा रहा हूँ एन की जगह 3 लिखूंगा बेटा, क्लियर, ठीक है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, लेमडा पता ही है, अपन एटॉमिक में पढ़ते हैं, याद है ना, लेमडा यानी वेवलेंथ, जो एक्सरे पास हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या, मेरे पास कई सारी वैल्यूज यहाँ पर है, यानी प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस भी है डी, ठीक है, एक यहाँ पर एंगल हो गया थीटा हो गया, एक कौन से प्लेन से डिफ्रैक्शन यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई, ठीक है, लेमडा जो एक्सरे आ रही है उसकी वेवलेंथ, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा इन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या, एक पर्टिकुलर एंगल एक्सरे की वैल्यू जिसको वेवलेंथ है वो फिक्स थी, प्लेन पता ही है, यहां से करूंगा तो 1 हो जाएगा, यहां से करूंगा 2 हो जाएगा, यहां से करूंगा तो 3 हो जाएगा बेटा, ओके। इसका मतलब मेरे पास अगर लेमडा और थीटा और एन इन तीनों की वैल्यू है तो ये बताओ बच्चों अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैं d1 d2 d3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा। अरे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग d1 d2 d3 इनकी वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा, ओके। अब अपन कैसे करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग में d1 d2 d3 यानी अलग अलग एंगल और अलग अलग प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर d की वैल्यू कैलकुलेट करता जाऊं तो मेरे पास मान लो 3 वैल्यू आ गई, इसको मैं d1 बोल रहा हूं, इसको d2, इसको d3, ओके। मैं क्या लिख सकता हूं, इफ d1 इक्वल टू d2, एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ रही है कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास क्या आ रही है बेटा, d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट में तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है कि सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है, ओके। बच्चा कहेगा सर मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो ये बताइए ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर थी ये कैसी है, क्रिस्टलाइन वाली है या एमोर्फस वाली है, कैसी है, क्या है, ओके। तो इसके बारे में कैसे बताएंगे, अगर d1 d2 d3 इक्वल आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड, क्लियर। और अगर d1 d2 d3 अनइक्वल आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो सॉलिड। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे, यही तो क्वेश्चन बनता है बच्चों, समझना इस बात को। ये तो खाली मैंने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो हमें कैसे करना है, अब इस बात को समझना। अगर सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस इक्वल आ रही है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस इक्वल आने का मतलब है सभी लेयर्स में पार्टिकल्स क्या है, एक फिक्स अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, यस और नो। मैंने क्या कहा, सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब सभी प्लेन में पार्टिकल क्या है, अरे फिक्स ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा देखो दो डायग्राम मैं बना रहा हूं, अच्छे से समझना। अगर ऐसी कंडीशन है, मान लो एक कंडीशन तो मेरे पास ये है बच्चों, ये वाली कंडीशन है, अगर मैं ऐसे करूं बेटा, मान लो एक कंडीशन तो मेरे पास जैसे ये हो गई, ये वाली कंडीशन है बेटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, जैसे इसमें मैं क्या कहूँगा, ये मान लो ऐसी कोई लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या ऐसी कोई लेयर है, ठीक है, ये मान लो फिर ऐसी कोई लेयर है,
ऐसी कोई लेयर है बेटा, ठीक है, ऐसी कोई लेयर अपन बना रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे बीच का प्लेन क्या मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके बीच में प्लेन लिया, इनके बीच में लिया और इनके बीच में प्लेन ऐसे ले लिया बेटा। ये बताओ अगर इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो ये बताओ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आएगा या नहीं आएगा? D1 D2 D3 समझ रहे हो क्या? इनके बीच की डिस्टेंस बेटा, प्लेन के बीच की डिस्टेंस समझ में आ गया। और इनकी कंडीशन में मैं क्या कहूंगा, अरे D1 D2 D3 इक्वल आएंगे क्या? नहीं बेटा, क्यों? इसका मतलब क्या है, समझना इस बात को। अगर सभी लेयर के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, यानी कण क्या है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित है तभी तो क्या होगा बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल आएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर सभी लेयर के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, इसका मतलब जो पार्टिकल क्या है, फिक्स लेयर में प्रेजेंट है। फिक्स लेयर में प्रेजेंट है मतलब डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। और अगर पार्टिकल अगर डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड होता है, वास्तविक ठोस होता है। यस और नो होता है बेटा। अगर सभी प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या अनइक्वल आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल के बीच का जो ज्योमेट्री अरेंजमेंट है वो डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके। और अगर पार्टिकल का जो ज्योमेट्री अरेंजमेंट अगर डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसका मतलब वो कैसा होता है, अमोर्फस वाला होता है, स्यूडो सॉलिड वाला होता है। ओके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, अगर बोर्ड पे समझ में नहीं भी आए तो क्लासरूम वाला एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा। कैसे? क्लासरूम में अगर मैं कहूं बच्चों तो को क्या होगा, मान लो हर बेंच में स्टूडेंट प्रेजेंट है। ओके। हर बेंच के बीच का गैप फिक्स है, मान लो हर बेंच के, मान लो एक बेंच है, दूसरी बेंच है, तीसरी बेंच है बेटा। ओके। हर बेंच के बीच में मान लो 2-2 फीट का गैप है बेटा। सपोज करो 2-2 फीट का गैप है तो क्या होगा, एक बेंच पे स्टूडेंट प्रेजेंट है, 2 फीट के बाद दूसरी बेंच है, स्टूडेंट प्रेजेंट है, फिर 2 फीट का गैप है, तीसरी बेंच प्रेजेंट है, बच्चे उस पर बैठे हैं, फिर 2 फीट के गैप से चौथी बेंच है। इसका मतलब ये जो कंडीशन होती है, यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी सिस्टमेटिक रूप से बैठे नहीं बैठे स्टूडेंट, वो तो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन वाला केस होता है। यही तो मैंने बोला है, अगर सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल आ जाए मतलब क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री अरेंजमेंट वाली केस है तो कैसा होगा, ट्रू सॉलिड होता है। समझ में आ गया? एक मत दूसरी कंडीशन कहूं बेटा, अगर अनसिस्टमेटिक स्टूडेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट बेंच पे प्रेजेंट है, सेकंड बेंच पे खाली है, थर्ड पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बताओ फर्स्ट और थर्ड दोनों लेयर के बीच में गैप कितना हो गया, 2 और 2 4 फीट हो गया बेटा। यस और नो? क्लियर। फिर फोर्थ पे प्रेजेंट है, फिफ्थ पे एब्सेंट है, 6 पर प्रेजेंट है, 7 पर प्रेजेंट है, 8 9 10 इन पर एब्सेंट है, 11 12 वाली बेंच पर बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या, हर लेयर के बीच की डिस्टेंस अनइक्वल है या नहीं है, अनइक्वल है। और वो जो स्टूडेंट का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनिट है या अनडेफिनिट है, अनडेफिनिट अरेंजमेंट है बेटा, अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है। और हमें पता है अगर बीच की डिस्टेंस अगर अनइक्वल आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में नहीं है। पार्टिकल अगर डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट में नहीं है, इसका मतलब क्या कहेंगे, वो कैसा होगा, स्यूडो सॉलिड होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर। तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था, बस मुझे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर दी थी, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दोनों 2 अलग अलग लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके मैंने आइडिया लगा लिया कि ये जो सॉलिड है स्यूडो वाला होगा या ट्रू सॉलिड होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड। समझ में आ गया? क्लियर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। बात समझ में आई? क्या कहा, बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो। चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? एंगल सेम होगा क्या? पहली बात तो देखो बेटा, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा है, जैसे
दूरदृष्टि ने पूछा कि सर एंगल सेम होगा क्या? बेटा एक बात तो फिक्स है, अगर हमें डी कैलकुलेट करना है, मैंने क्या कहा, डी कैलकुलेट करना है, तो बाकी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, जैसे मान लो एंगल और लेमडा सेम होना चाहिए। आ गया समझ में? अगर डी फिक्स कर दे तो क्या होगा, हमें कैलकुलेट यही करना है, तो पर्टिकुलर एंगल फिक्स लेंगे बेटा। आ गया समझ में? क्योंकि एंगल अगर सेम नहीं है तो डिस्टेंस का मेजरमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, अलग अलग एंगल से तो डिस्टेंस भी अलग अलग आ सकती है, डिफ्रेक्शन अलग अलग हो सकता है। क्लियर? तो एंगल सेम लेंगे, एन की वैल्यू पता ही है 1 2 3 के अकॉर्डिंग लेंगे, लेमडा थीटा और लेमडा ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा कैसे करना, क्या करना, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमें कैसे बताना है, क्या करना है। क्लियर? बच्चों देखो यहाँ तक अपने चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब है जो स्टार्टिंग का मैंने कहा था एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन होता है बच्चों, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है, कैसे करना है, क्या करना है बेटा। ओके चलो अब बात करते हैं बच्चों समझने वाला पोर्शन है, दिमाग लगाने वाला पोर्शन कैसे होता है, क्या होता है बेटा। ठीक है चलो बेटा आगे बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक व त्रिविम जालक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टल जालक व त्रिविम जालक। क्या होते हैं बच्चों, कैसे करना, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, क्रिस्टल जालक व त्रिविम जालक। ठीक है दोनों ही इसके नाम है। तो पहली बात तो क्या होता है, ध्यान रखना चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट हो चुका है, अब 1 बाय 1 अच्छे समझ से जाना, क्योंकि स्टार्टिंग का तो नो डाउट एग्जाम्पल बेस्ड था, ये इसमें बच्चा रट के काम चला सकता है। लेकिन अब अगर एक भी बात अगर स्किप कर दोगे, दिमाग से स्किप कर दोगे बेटा, आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा, बार बार काम आएगा, ये उसमें ऐसे था उसमें ऐसे था, समझ से जाना अच्छे से। मैंने क्या कहा, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस यानी क्रिस्टल जालक व त्रिविम जालक। ओके तो क्या कहेंगे, पहली बात तो ये होता क्या है, तो क्या कह सकते हैं, द 3D स्ट्रक्चर विच इज रिप्रेजेंट टू अरेंज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। मैंने क्या कहा, वह त्रिविम संरचना, अच्छे से सुनना, वह त्रिविम संरचना, त्रिविम यानी 3D की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना 1D 2D 3D ध्यान है ना। तो वह त्रिविम संरचना जो अवयवी कणों के व्यवस्थित रूप को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है, उसे बोलेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, सपोज करो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे बिखरे पड़े थे बेटा। मैंने क्या कहा, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे बिखरे पड़े थे, बात समझ में आ गई, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे बिखरे पड़े हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कई सारे पार्टिकल्स ऐसे बिखरे पड़े हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ सिस्टमेटिक अरेंज करके अगर मैं क्या करूं, एक 3D स्ट्रक्चर बना लूं। एक 3D स्ट्रक्चर कैसे बेटा, मान लो एक क्यूब का मैंने फॉर्मेशन कर लिया, ये मान लो मैंने कोई फिक्स स्ट्रक्चर बना ली। ओके तो इससे क्या होगा, इससे मैं क्रिस्टल लैटिस बोल सकता हूँ, त्रिविम जालक बोल सकता हूँ। ओके बच्चा क्या कहेगा, ये तो क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है। ओके अवयवी कण है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ये तो अवयवी कण है, यानी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अनसिस्टमेटिकली ऐसे बिखरे पड़े थे, इनको मिलाकर मैंने एक फिक्स स्ट्रक्चर बना ली, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये अपना क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया, यानी त्रिविम जालक हो गया बेटा। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, कैसे, जैसे मान लो कई सारी ब्रिक्स है, ईंटें है, अरे समझ रहे हो ना अंग्रेजों, कई सारे ईंटें ऐसे बिखरी पड़ी है। ओके कई सारी ब्रिक्स ऐसे बिखरी पड़ी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मैं क्या, हर ब्रिक हर एक ईंट को मैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बोल रहा हूँ, अवयवी कण बोल रहा हूँ। ओके कई सारी ब्रिक को अपन ने क्या किया, सिस्टमेटिक अरेंज करके एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे सिस्टमेटिक अरेंज करके अपन ने क्या किया, पूरी बिल्डिंग बना ली। सपोज करो पूरे मकान का निर्माण कर लिया, तो वो क्या हो गया, पूरी बिल्डिंग तो क्या होगी, क्रिस्टल लैटिस हो गया, त्रिविम जालक हो गया। क्लियर। और वो जिन छोटे छोटे सबस्टांस, यानी मान लो ईंटों से मिलकर बना था, ईंट थे, पत्थर थे, जो भी थे बेटा, स्टोन ब्रिक कुछ भी बोले, वो हर सबस्टांस क्या, छोटा पार्ट उसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हो गया, उसका अवयवी कण हो गया बेटा। समझ में आया, मैंने क्या कहा, वो त्रिविम स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर जो क्या करती है, अवयवी कणों के व्यवस्थित रूप को दर्शाती है, अरेंज्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, उसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक। समझ में आ गया, क्या कहेंगे बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या कहना है,
जैसे मैंने पत्थर वाला एग्जांपल भी दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स का, कि कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे रैंडमली बिखरे पड़े थे, उनको अरेंज करके हमने एक फिक्स स्ट्रक्चर बना ली, उसको अपन क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोल सकते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें बेटा एक वर्ड बार बार यूज होगा, क्या? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। मैंने क्या कहा? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या होता है? ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज रिप्रेजेंट टू लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, द ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज रिप्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। मैंने क्या कहा? क्रिस्टल जालक का वह प्रत्येक बिंदु जो अवयवी कण को दर्शाता है उसे बोलते हैं लैटिस यानी जालक बिंदु या जालक स्थल। मैंने क्या कहा? क्रिस्टल जालक का वह प्रत्येक बिंदु जो क्या करेगा, अवयवी कण को दर्शाएगा, उसे बोलेंगे जालक बिंदु या जालक स्थल। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये बोल दूं कि जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बनी थी, इसके कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा? इसके कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोल सकता हूं लैटिस पॉइंट। मैंने क्या कहा? इसको क्या बोल सकता हूं? लैटिस पॉइंट। और क्या बोल सकता हूं? लैटिस साइट। क्या बोल सकता हूं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। आपने नाम सुना होगा, साइट पे गया हुआ है यानी जहां पर काम चल रहा है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? पूरी स्ट्रक्चर का वो पॉइंट, सिंपल वे में अगर मैं कहूं, पूरी जो स्ट्रक्चर है उसका वो पॉइंट जहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसको मैं बोल लूंगा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, जालक बिंदु या जालक स्थल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, मैंने ये घनीय संरचना बनाई है, इसमें मैं बोल दूं मान लो इसके कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, एक मान लो यहां पर इस पॉइंट पर क्या कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोल सकता हूं। समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, आपसे ये बोल दे कि इस बोर्ड का ये लैटिस पॉइंट है, इसका मतलब बच्चे के देखते दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका मतलब सर ने कहा ये इसका लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कण उपस्थित है, कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? मैं बोलूं ये इसका लैटिस पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ये वर्ड बार बार काम में आएगा बेटा, लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट। इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट, वो जगह जहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, और ऐसे अगर अपन करते जाए अलग अलग क्रिस्टल लैटिस देखेंगे तो टोटल क्या होता है बेटा? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। मैंने क्या कहा? टोटल कितने होते हैं? 7 टाइप्स। ओके, टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। टोटल 7 टाइप्स के तो क्या क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं बेटा। ओके, क्रिस्टल सिस्टम अपन देखेंगे जिनसे मिलकर क्या होते हैं 14 टाइप्स। क्या कहा? 14 टाइप्स के क्या होंगे? लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। 14 टाइप्स लैटिस अरेंजमेंट। ओके, मैंने क्या कहा? कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र संभव है, ठीक है, जिनसे मिलकर 14 प्रकार की जालक व्यवस्थाएं संभव होती है, और इन्हीं को नाम दिया जाता है बेटा ब्रेवाइस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस जालक। समझ में आ गया? एनसीईआरटी का पॉइंट है। मैंने क्या कहा? टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 टाइप के। ओके, बच्चा कहेगा ये 7 टाइप के कौन से होते हैं? क्यूबिक या फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ओके, 1 बाय 1 बताऊंगा। मैंने क्या कहा? टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिनसे मिलकर क्या होते हैं 14 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। 14 टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये जो टोटल स्ट्रक्चर्स होती है इन्हीं को बोला जाता है ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस जालक। साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इन्हीं के नाम पे है। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन बच्चों देखो, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम और अलग अलग लैटिस अरेंजमेंट अपन पढ़े, उससे पहले जरूरी है जो सबसे बेसिक है क्यूब। क्यूब के बारे में आपको आइडिया होना। मैंने क्या कहा? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? क्यूब। उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कैसे करना है, क्या करना है। ओके, समझना बेटा इस बात को। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो देखो बेटा क्या कहेंगे, क्यूब का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। क्यूब बच्चों देखो इस टाइप से मैं बना रहा हूं, ये मान लो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्यूब की फॉर्म में बनाना है। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये 3D में है बेटा। मैंने कैसे बनाया? 3D में बनाया। क्यूब का मतलब ही क्या होता है? ओनली 2D में होता है तो वो स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3D में। बच्चा कहेगा सर ये कैसे? 3D का मतलब है जिसमें क्या होता है 3 एंगल या 3 आर्म होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉक्स मैंने रखा है बेटा आपके लिए। ओके, इस बॉक्स की बात करूँ तो देखो
अगर ओनली सामने वाली सरफेस होती, समझना इस बात को, अगर ओनली ये सामने वाली सरफेस होती तो इसको आप स्क्वायर बोलते, ओके। लेकिन मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में रखा है, सेल्फी मोड पे रखा है, जैसे आप सेल्फी लेते हो ना बेटा थोड़ा एंगल के साथ बेटा, ओके, अलग अलग एक्सप्रेशन देकर बेटा, वैसा ही इसको भी क्या सेल्फी मोड पे हमने रखा है बच्चों, क्या थोड़े एंगल के साथ, ओके। इसको मैंने एंगल के साथ रखा है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली ऊपर वाली सरफेस, जैसे देख सकते हो ये इधर वाली सामने वाली सरफेस है, ये इस साइड वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस है बेटा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में और इसी डिटेल से बताऊंगा यूनिट सेल की फॉर्म में, अभी इतना समझना। इस टाइप से मैंने कोई क्यूब बनाया है, ओके, ठीक है बेटा। अब क्यूब का जो ये जो पार्ट होता है बेटा, ये इसकी आर्म है बेटा, आर्म्स है, जैसे मान लो इसको बोल दूं मैं ए, इसको बोल दूं बी, इसको मैं बोल दूं सी, ये अलग अलग आर्म है, भुजाएं हैं बच्चों, क्लियर, ठीक है। और ये मान लो इनके बीच के एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, ओके। बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा, और ए और सी के बीच का एंगल क्या है, गामा। समझ में आ गया, क्लियर। ये क्यूब इसलिए बना रहा हूं, अगर क्यूब नहीं समझोगे तो आगे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम समझ में ही नहीं आएंगे, ओके, ठीक है। तो क्यूब के लिए ध्यान रखना, क्यूब की बेसिक पॉइंट क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों आर्म क्या होती है, इक्वल होती है, क्लियर, ठीक है। और एंगल की बात करूं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यस और नो। बात समझ में आई क्या। क्यूब के लिए ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, क्यूब की तीनों आर्म क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं बेटा। समझ में आ गए, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इस क्यूब की मैंने बात की है, इसके तीनों आर्म, ये तो बॉक्स आपको ऐसे लगेगा बेटा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इसको क्यूब की फॉर्म में हमें समझना है, ओके। तो देखो 3 आर्म तो कौन कौन सी होगी, ये वाली आप ए मान सकते हो, समझना बच्चों अच्छे से, ये वाली ए हो गई, ठीक है, ये वाली इधर बी मान सकते हो, और ये वाली सी हो गई, ओके। इन तीनों को मैं इक्वल मान रहा हूँ, ए बी सी, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब एंगल की बात करूँ तो देखो ए और सी के बीच का एंगल, मैंने क्या कहा, जैसे ए और बी वाला अपन ने क्या बोला, ये ए ये बी, इन दोनों के बीच का एंगल है, ये अल्फा हो गया, क्लियर। फिर अपन ने क्या बोला, बी और सी, ये वाली सी ये वाली बी, इनके बीच का एंगल बीटा हो गया, क्लियर। ए और सी कौन सी होगी बेटा, ये वाली, ये ए और ये सी, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, ये मान लो गामा वाला हो गया, तीनों ही क्या 90, आप देख सकते हो बेटा इस बॉक्स में 90 डिग्री है या नहीं है बच्चों, क्लियर। तो अपन ने क्या किया, ये मैंने क्यूब बनाया है, क्यूब के अकॉर्डिंग आपको देखना है बच्चों कैसे एंगल और आर्म होते हैं, क्योंकि आगे जो हम अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम समझेंगे कि मान लो क्यूब भी कैसा होता है, टेट्रागोनल कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक कैसा, मोनोक्लिनिक कैसा, ट्राइनिक्लिनिक कैसा, हेक्सागोनल कैसा, रोम्बोहेड्रल कैसा, इसी के बेसिस पे हमें करना है। समझ में आ गया, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, और स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट बोलो, फटाफट, फटाफट। चलो बेटा, वेरी गुड। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं बेटा। देखो क्रिस्टल लैटिस जो अपन ने बोला है, इसमें अपन ने कहा 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और इनसे मिलकर क्या 14 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट संभव है, यानी 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र, और इनसे मिलकर 14 प्रकार की जालक व्यवस्थाएं संभव है, जिनको क्या बोला जाता है बेटा, यानी ब्रेवाइस लैटिस कहा जाता है, ब्रेवाइस जालक कहा जाता है, ओके। अब वो 7 टाइप के कौन कौन से होते हैं अच्छे से समझना है, ओके। देखो बेटा कैसे मैं कॉलम्स बना रहा हूँ एक्चुअल में। अब जो मैं आपको टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली टीचर सीधा कहते हैं बच्चे से, बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है देख लेना, बच्चा उस चीज़ को रटता है और रटता है वहीं पर ही कंफ्यूज होता है, ओके। ध्यान रखना, क्योंकि नीट और जेईई में हर 2-3 साल से बार सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। क्या इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे को सिर्फ टिक लगाना है, लेकिन जय माता दी से नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही पर लगाना है, ओके। उसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करोगे तो ईजी वे में याद रहेगा। मैंने क्या कहा, ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है, वरना हर हाल में गलती करोगे ही करोगे, ओके। सबसे पहली बात तो देखो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं, फिर समझाता हूं कैसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है, ओके। चलो बेटा समझना, इधर मैं लिख रहा हूं, देखो पहला कॉलम में क्या लिख रहा हूं, क्रिस्टल सिस्टम, क्या लिख रहा हूं, क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र, ओके। चलो बेटा पहला कॉलम मैंने बनाया है, आप समझते जाना, आपको तो स्क्रीनशॉट लेना है, छाया चित्र लेना है, ओके ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम, ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, आर्म यानी भुजा, ओके
ठीक है, एक मैं क्या बना रहा हूं बेटा, एंगल यानी कोण, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूं बेटा लैटिस अरेंजमेंट, लैटिस अरेंजमेंट, लैटिस अरेंजमेंट जालक व्यवस्था। एक मैं बना रहा हूं एग्जाम्पल, यानी इसके कौन कौन से एग्जाम्पल इस टाइप के होते हैं, इस कैटेगरी में होते हैं। ओके, चलो बेटा वन बाय वन बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो आर्म और एंगल का ही बनता है, भुजा और कोण का ही बनता है, इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। ओके, समझते जाना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा क्यूबिक, क्या लिख रहा हूं, क्यूबिक। ओके, दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। थर्ड में लिख रहा हूं बेटा ऑर्थोरोम्बिक, अच्छे समझते जाना, ऑर्थोरोम्बिक। और ऑक्टाहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल। नंबर 4 मोनोक्लिनिक। नंबर 5 में लिख रहा हूं बेटा ट्राइक्लिनिक। नंबर 6 पर मैं लिख रहा हूं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और नंबर 7 पर मैं लिख रहा हूं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है बेटा, मैंने सीक्वेंस 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखे हैं, कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ओके, ध्यान रखना, ट्रिक के अकॉर्डिंग करना, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रिक आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। बच्चा कहेगा सर ये सीक्वेंस कैसे याद रखे, उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, ध्यान रखना। ओके, इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो ध्यान रखना, हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे नाम होते हैं इनके लिए। क्यूबिक है घनीय, ओके, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, ओके, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, ठीक है, या ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ओके, ठीक है। मोनोक्लिनिक है एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, ओके, हेक्सागोनल षटकोणीय, षटकोणीय, ठीक है, हेक्सागोनल होता है ना बेंजीन टाइप से बेटा, साइक्लोहेक्सेन टाइप से। रोम्बोहेड्रल त्रिसमन्ताक्ष, ओके, क्या कहा, घनीय, चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय, अष्टफलकीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है, या त्रिभुजीय, जैसे आपको इजी लगे वैसे याद कर लेना, जहां तक उसके इंग्लिश वाले टर्म से याद रखना। ओके, चलो बेटा देखो, अब अपन बात करें देखो आर्म और एंगल की। जैसे अभी अपन ने कहा था क्यूबिक में क्या होता है बेटा, आर्म क्या होती है, तीनों इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, बात समझ में आई। और एंगल क्या होता है बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, क्या होते हैं 90 डिग्री, यस और नो, बात समझ में आई क्या। अब अपना काम स्टार्ट होता है बच्चों, अच्छे से समझना और उसके अकॉर्डिंग पुट करना। कैसे समझना, ये अपनी ट्रिक कैसे बेटा यहाँ समझ लोगे, कभी बच्चों देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे करना क्या करना। इस ट्रिक में हमें करना क्या, ध्यान रखना, फर्स्ट तो फिक्स है, अब अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कैसे। ये ट्रिक क्या है अच्छे समझना, फिर उसको अप्लाई करना है। अगर मैं आर्म या एंगल में चेंज करूंगा, क्या कह रहा हूं, अगर मैं आर्म या एंगल में चेंज करूंगा तो नेक्स्ट वाले में चेंज करके लिख दूंगा, और अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज ऊपर वाला था वैसा का वैसा लिख देंगे। मैंने क्या कहा, किसी भी क्यूबिकल सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम कोई चेंज करेंगे आर्म या एंगल में तो अपन चेंज करके नेक्स्ट वाले में लिख देंगे, और अगर कोई चेंज नहीं करेंगे तो जैसा ऊपर लिखा था वैसा का वैसा लिख देंगे। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर, ठीक है। वैसे ही अपन को करना है, कैसे, क्यूबिक वाला फिक्स है, अब ये जो चेंज करना हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है। ओके, रटना नहीं है, कैसे समझना। सबसे पहले क्या कहा, क्यूबिक की अगर बात करूं, मान लो कोई क्यूब है बेटा, ओके, क्यूब है, उसकी 3 आर्म है, मेरे अच्छे से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 3 आर्म है, मान लो एक तो इधर वाली आर्म होगी बेटा, अरे 3D है तो 3 आर्म होगी बेटा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक ऊपर की साइड में, समझ में आ गया। ये वाली मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये सामने वाली 10 सेंटीमीटर है, ऊपर वाली भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बोलते हैं बेटा हिंदी वाले बच्चों, ध्यान रखना। ओके, मैंने क्या कहा, 3 आर्म मैंने कौन सी मानी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों हम 10-10 सेंटीमीटर थी, एक को मान लो मैं थोड़ा कम कर दूं, साइज चेंज कर दूं। अब बच्चा कहेगा सर क्यों कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत है, दिक्कत मेरे नहीं है, कॉन्सेप्ट में है बेटा। ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंग, अगर सपोज करो तीनों आर्म 10-10 सेंटीमीटर थी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक आर्म को मैंने 10 से 8 सेंटीमीटर कर दिया, एक को मैंने 10 से क्या कर दिया, 8 सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन बाकी दो तो अभी भी 10 है ना, बाकी दो कौन सी,
ये वाली 10 है, ये वाली 10 है, यस और नो। इसका मतलब 2 आर्म तो अभी भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन इधर वाली 10 से कितनी होगी, 8 हो गई, यस और नो। चेंज करके आगे वाली में लिख दो बेटा। तो कैसे कहूँगा, तो इसमें क्या होगा, 2 आर्म तो इक्वल होगी, तीसरी आर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी, काम खत्म। बच्चा कहेगा सर सी ही डिफरेंट हो जरूरी है क्या, नहीं, कोई सी भी एक डिफरेंट होगी, काम खत्म। आ गया समझ में, क्लियर। मैंने एंगल को छेड़ा है क्या, नहीं, एंगल को नहीं छेड़ा तो एज इट इज लिख दो बेटा। ऐसा कैसा, जैसे ऊपर वाले में एंगल होते हैं वैसे ही इसमें होंगे, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, अब अपन बात करें बच्चों, देखो कैसे ऑर्थोरोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया था, सीक्वेंस से ये जो आर्म थी इसको मैंने 10 से ऐड कर दिया। अब मैं सामने वाले को 10 से 6 कर रहा हूँ। बच्चा कहेगा सिर्फ फिर वही बात, आपको क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे, बच्चा कहेगा सर चेंज कर दो, लेकिन 10 से 6 क्यों कर रहे हो, ऐड क्यों नहीं कर रहे, पहले वाली से अलग होना चाहिए। बात समझ में आ गई, इसको 10 से ऐड किया था, इसको सामने वाले को 10 से 6 कर रहा हूं, ओके। इसको 10 से 6 कर दे, इसका मतलब ऊपर वाली आर्म को अपने छेड़ा है क्या, नहीं बेटा, ये 10 की 10 है, ये 8, ये 6, तीनों आर्म क्या होगी, डिफरेंट हो गई, यस और नो। इसका मतलब इसमें मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, समझ में आ गया, यस और नो। यानी एक आर्म तो पहले ही अलग हो गई थी 10 से 8, अब मैं दूसरी को क्या कर रहा हूं, 10 से 6 कर दो, और तीसरी एज इट इज 10 है तो 10, 8, 6, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है तो तीनों आर्म क्या कर दो, अलग करके लिख दो। मैंने एंगल छेड़े क्या, नहीं छेड़े बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। ये 3 तक काम हो गया। नंबर 4 पे आते हैं। अब बच्चों देखो, हमें पता है क्यूबिक में 3 एंगल थे, अल्फा बीटा गामा, तीनों 90 थे बेटा। कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लो एक तो ये वाला एंगल हो गया, इधर वाला 90 है, एक उधर वाला एंगल हो गया 90, एक सामने वाला एंगल है 90 बेटा, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक एंगल को सपोज करो 90 से 60 कर रहा हूँ। बच्चा कहेगा सर क्यों कर रहे हो, ट्रिक के अकॉर्डिंग। एक को 90 से 60 कर दूं बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसको तो 90 से 60 कर दिया, इसका मतलब ये 60 हो गया, बाकी के 2 एंगल मैंने छेड़े हैं क्या, नहीं बेटा, ये सामने वाला 90, इधर वाला 90। बच्चा कहेगा सर ये कैसी मैथमेटिक्स लगा रहे हो, हमने तो 10th तक की मैथमेटिक्स में यही पढ़ा है, ये 90 से 60 हो जाए तो ये 120 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, ट्रिक लगानी है। अगर समझ में, अगर इसको मैं 90 से 60 कर दूं, बाकी 2 एंगल मैंने छेड़े हैं क्या, नहीं बेटा, 2 एंगल अभी भी सेम है, इधर वाला भी 90 और सामने वाला भी 90, समझ में आ गया। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। मैंने क्या कहा, 2 एंगल सेम, तीसरा एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा, समझ में आ गया, क्लियर। बच्चा कहेगा सर गामा ही डिफरेंट हो जरूरी है क्या, नहीं बेटा, तीनों में से कोई सा एक डिफरेंट होगा, क्लियर। अब देखो बेटा, इसमें मैंने आर्म को छेड़ा है क्या, अब मैंने नहीं बेटा, आर्म को नहीं छेड़ा तो जैसी ऊपर थी वैसी की वैसी लिख दो, मतलब आर्म का रिलेशन ये होगा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो बेटा, मेरे पास 3 एंगल कौन से थे, पहले ये 90 था, ये 90 था, सामने वाला 90 था, इसको मैंने 90 से 60 किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले को 90 से 45 कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, इसको 90 से 60 किया, 90 से 45 कर रहा हूँ सामने वाले को। बच्चा कहेगा सर 45 क्यों कर रहे हो, 60 क्यों नहीं कर रहे हो, पहले वाले से अलग होना चाहिए, समझने के लिए बस, क्लियर। इसका मतलब ये 90 से 60 हो गया, ये 45, इधर वाले को छेड़ा है क्या, वो अभी भी 90 है, तो 60 45, ये 60 पहले हो गया था, ये 60 है, इसको 45 बना चुके हैं, ये अब भी 90 है। इसका तीनों डिफरेंट है या नहीं है, तीनों डिफरेंट है बेटा, तीनों डिफरेंट है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तीनों ही इक्वल नहीं है। और मैंने आर्म को छेड़ा है क्या, नहीं बेटा, इसमें क्या, तीनों आर्म अलग अलग है बेटा, ऐसी चीज पहले वाली लिख दो, समझ में आ गया, क्लियर। हेक्सागोनल, देखो बेटा, ये स्टार्टिंग की 5 तो ट्रिक से याद रखना है, सीक्वेंस से, लास्ट की 2 वैसे याद रखनी है। क्या हेक्सागोनल में क्या होगा, 2 आर्म इक्वल होगी, अल्फा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीसरी आर्म डिफरेंट होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो आगे इसे डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। हेक्सागोनल में क्या, 2 आर्म और 2 एंगल इक्वल होंगे, तो इसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये 2 90 होते हैं, बट गामा क्या होता है, 120 डिग्री होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, अपन इसी डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ओके। तो मैंने क्या कहा, लास्ट की 2 वैसे याद रखनी है। हेक्सागोनल में 2 आर्म और 2 एंगल इक्वल होंगे, और रोम्बोहेड्रल जो बोला है उसमें तीनों आर्म तीनों एंगल इक्वल होंगे, ओके। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। बच्चा कहेगा सर इसमें भी तीनों आर्म तीनों एंगल इक्वल थे, इसमें भी इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा,
नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया? यानी इसमें तीनों एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन ये 90 वाला केस नहीं होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? अरे बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। समझने में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत? यस और नो? ठीक है बेटा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आपकी साइड दिक्कत है, बाकी बच्चों को वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, बाकी बच्चों को वॉइस की दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो बेटा। नो सर, इसका मतलब बेटा आपकी साइड वॉइस प्रॉब्लम है, नेट कनेक्टिविटी सही करो, हरियाणा गवर्नमेंट को बोलो नेट सही दे। ओके चलो बेटा, चलो बेटा। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, देखो कैसे करना है। फिर मैंने क्या कहा, लैटिस अरेंजमेंट, जालक व्यवस्था की बात करें तो क्या करते हैं, 32, अच्छे समझते जाना बेटा, 32, 42, 111। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है, तो इसमें 3 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं बेटा। ओके, कैसे बेटा? 3 टाइप के कौन कौन से? SCC, BCC, FCC। ओके, इसमें 2 टाइप के कौन से? SCC और BCC। इसमें 4 टाइप के कौन कौन से? SCC, BCC, FCC, ECC। ओके, इसमें 2 टाइप के कौन से? SCC, ECC। और इसमें कौन से बेटा? SCC। इसमें एक टाइप का कौन सा? SCC। इसमें एक टाइप का कौन सा? SCC। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? चलो बेटा देखो, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो इनसे ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इनसे 3 प्रकार के अरेंजमेंट अपन बना सकते हैं। कौन से? SCC, BCC, FCC। सीक्वेंस याद रखना, 32, 42, 111। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, मतलब SCC ये सब क्या है? ये अलग अलग टाइप की यूनिट सेल की शॉर्ट फॉर्म है बेटा। कैसे? SCC सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय कोशिका। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित घनीय कोशिका। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय कोशिका। ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंत्य केंद्रित घनीय कोशिका। सभी को 1 बाय 1 अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, तो क्या करेंगे, इस टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है। आपको याद है बच्चों, अपने कहा था 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, नो डाउट होते हैं, ये रहे 7, जिनसे मिलकर 14 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, कैसे बेटा? काउंट कर लो, 3 और 2 कितने? 5 और 4 कितने? 9, फिर 2 कितने? 11, 12, 13, 14। टोटल 14 टाइप के है या नहीं है? टोटल 14 टाइप के बेटा। ओके, और एग्जाम्पल में ध्यान रखना, ये तो मैंने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको करवा दिए, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, एग्जाम्पल आपको इसकी कोई ट्रिक नहीं है, NCERT से सीधा एग्जाम्पल उठा के आते हैं, तो आपको सारे एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2-3 ध्यान रखने बेटा, जो मेन एग्जाम में बार बार अपन है क्या करेंगे, डेली लाइफ में यूज करते हैं फ्रॉम NCERT। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल है NCERT से 4-5 केस देखते हैं बेटा। ओके, चलो बेटा, बस जो डायमंड जैसे मेन एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं NCERT में, डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं, बस वो देख लेना। ओके, चलो एक चीज जरूर ध्यान रखना, ऑर्थोरोम्बिक वाला बेटा एग्जाम में पूछा हुआ है, कैसे? इसका एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, मैच बॉक्स। ओके, क्या कहा? मैच बॉक्स। अरे मैच बॉक्स समझते हो ना बच्चों? मैच बॉक्स समझते हो ना? अरे दादा दादी नाना नानी बीड़ी पीते देखा होगा बेटा इनको। क्या मैच बॉक्स वाला अपन केस देखते हैं बेटा, वो कैसा होता है? वैसा ही होता है बेटा। कैसे? मैच बॉक्स के केस की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, इसमें आप देख सकते हो मैच बॉक्स में क्या होता है, अरे तीनों आर्म क्या होती है? इक्वल होती है क्या? नहीं, तीनों आर्म अनइक्वल होती है। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तीनों आर्म अनइक्वल है लेकिन तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या? तीनों आर्म डिफरेंट है लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री वाले होते हैं। तो कौन सा केस है बेटा? थर्ड वाला केस है, ऑर्थोरोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना, समझ में आ गया? मैच बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होगा? ऑर्थोरोम्बिक होगा बेटा। समझ में आ गया? जिसके एंगल क्या होते हैं, यानी एंगल इक्वल होते हैं लेकिन आर्म क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट है? अब देखो बेटा, इसमें कुछ 2-4 एग्जांपल्स हमें कैसे पूछ सकता है, सीधे मान लो जैसे 2-4 क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, डायरेक्टली ध्यान रखना कैसे करना है। क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपसे बोले मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मैंने क्या कहा? मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, सर्वाधिक सममित जालक तंत्र। ओके, ध्यान रखना कौन सा होगा? क्यूबिक। क्या कहा? मोस्ट सिमेट्रिकल, यानी क्यूबिक वाला होगा जिसकी तीनों आर्म तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आई क्या? बच्चा कहेगा सर आर्म और एंगल तो इसके भी इक्वल है, इसको क्यों नहीं बोला?
क्योंकि इसके एंगल क्या होते हैं 90 नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। तो क्या होंगे, कितने भी हो सकते हैं, 90 कोई फिक्स नहीं है, तो इसके 90 होते हैं, तो इसको ज़्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। फिर बोला जाता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मैंने क्या कहा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक वाला, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल बेटा, ओके। सर्वाधिक असममित जालक तंत्र, सर्वाधिक असममित, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखाई देना, और अनसिमेट्रिकल क्या, एक जैसा नहीं दिखाई देना, अलग अलग दिखाई देना। देख सकते हो ऑर्थोरोम्बिक में क्या, तीनों आर्म भी अलग है और तीनों एंगल क्या है बेटा, जैसे मान लो मोस्ट अनसिमेट्रिकल की बात करें, सॉरी ट्राइक्लिनिक की बात करें बेटा, देखो ट्राइक्लिनिक वाला क्या होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया बेटा, क्या इसमें आप देख सकते हो तीनों आर्म क्या है, डिफरेंट है, तीनों एंगल भी क्या है, डिफरेंट है। ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सर्वाधिक असममित जालक तंत्र। समझ में आ गया, क्लियर। फिर आपसे पूछे यानी वो क्रिस्टल सिस्टम जिसमें मैक्सिमम 4 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है, मैंने क्या कहा, वो क्रिस्टल सिस्टम जिसमें मैक्सिमम 4 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है, कौन सा होगा, अरे 32 42 4 टाइप के, 32 42 थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है, मतलब क्या, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, यानी कौन सा होगा, ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें सबसे ज्यादा 4 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। समझ में आ गया, कौन सा होगा, ऑर्थोरोम्बिक। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन बात करिए ऐसा लैटिस अरेंजमेंट जो सभी क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है, वो कौन सा होगा, एससीसी वाला। देखो एससीसी लैटिस अरेंजमेंट इसमें भी है, 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 सभी में है या नहीं है, एससीसी वाला तो सभी में प्रेजेंट होता ही होता है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, कैसे करना है, समझ में आ गया, क्लियर। ये टेबल कैसे याद रखनी है, ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करना है, क्या करना है, कोई भी डाउट हो बता सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, समझना, ये ट्रिक अभी लिख के बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये हमें कैसे याद रखना है, ओके। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, क्लियर। क्यूबिक में क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों आर्म कौन सी, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, तीनों आर्म इक्वल है, तीनों एंगल कौन से, इधर वाला 90, इधर वाला 90, इधर वाला 90, सब इक्वल है, तीनों आर्म इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, क्लियर। फिर क्या करूंगा, एक आर्म कम कर दो, एक आर्म अलग कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, 10 से ऐड कर दो, एक आर्म अलग होगी, काम खत्म। नेक्स्ट वाले में कर दो, 2 आर्म इक्वल, एक डिफरेंट, काम खत्म। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करो बेटा, दूसरी आर्म भी अलग कर दो, तीनों आर्म, तीनों भुजा अलग अलग होगी, एंगल छेड़े क्या, नहीं, वो किस में हो गया, ऑर्थोरोम्बिक में। फिर क्या करो, एक एंगल चेंज कर दो, तीनों आर्म तो पहले ही डिफरेंट होगी थी, एक एंगल भी अलग कर दो, मोनोक्लिनिक में, क्लियर। दूसरा एंगल चेंज कर दो, तो दूसरा एंगल चेंज हो गया, अलग हो गया, तीसरा तो अपने आप ही अलग हो गया बेटा, सीधी सी बात है। तीनों आर्म पहले अलग थी, तीनों एंगल भी अलग हो गए, ट्राइक्लिनिक, बात समझ में आ गई। हेक्सागोनल, 2 आर्म 2 एंगल इक्वल, तीसरा डिफरेंट, काम खत्म। और रोम्बोहेड्रल में क्या, तीनों आर्म तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर। लैटिस अरेंजमेंट है 32 42 111, ठीक है, 32 42 111, फिर ठीक है। और इसमें कौन कौन से होंगे ये भी अपन ने बताया है। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। यहाँ तक को डाउट है तो बोलो बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। ये मैं अलग से लिखा दूंगा, टेंशन मतलब बेटा अभी, ओके। चलो ये ध्यान रखना। अभी ये बताओ, इस टेबल में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, जल्दी बोल सकते हो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत हो, इसको मिटाऊं फिर मैं, बिल्कुल बेटा, सीटी और मार, अभी सीटी मारेंगे, टेंशन मत लो। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम, बहुत ही इजी ट्रिक में मैंने बताया कैसे करना, क्या करना है, फटाफट बोलो बेटा, फिर इसको बुझाने। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। चलो बच्चों, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इस टेबल को, ध्यान रखना बेटा कैसे करना है, क्या करना है, ओके। चलो, जैसे मैंने बोला है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के इस टेबल को ऐसे ही रिवाइज करना है, ट्रिक के अकॉर्डिंग रटने बैठ गए तो कभी भी नहीं होगा बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, ओके। चलो बच्चों, अच्छे समझना। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ये जो टेबल अपने बनाई है उसको समझने के लिए हमें 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, कैसे करना है, क्या करना, जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, नोट लगा के कुछ पॉइंट्स अगर मैं लिखाऊं इससे रिलेटेड, तो एक तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अपना पहला पॉइंट तो क्या है, ये ट्रिक है बेटा, ओके। ट्रिक क्या है, सीटी और मार, क्या कहा, सीटी और मार, तेरे हाथ रहेंगे क्या,
सीटी और मार, तेरे हाथ रहेंगे क्या, सीटी नहीं मारनी है, बस समझना बेटा, कैसे भी दिमाग में सेटर को रखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, आर्म ऐसे कर दूँ, एंगल ऐसे कर दूँ। ये ट्रिक कब अप्लाई करोगे, जब आपको क्रिस्टल सिस्टम का सीक्वेंस ध्यान होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस ध्यान है तभी सिस्टमेटिक एक आर्म कम कर दो, दूसरी कम कर दो, एंगल कम कर दो, वैसे कर दो, ट्रिक के अकॉर्डिंग कर पाओगे। ओके, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सी मतलब क्या है, क्यूबिक, बात समझ में आई क्या, टी मतलब क्या है बेटा, टेट्रागोनल। ओके ठीक है, ओ मतलब क्या है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। एम मतलब क्या है बेटा, मोनोक्लिनिक। टी मतलब क्या है, ट्राइक्लिनिक। एच मतलब क्या है बेटा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और आर मतलब रोम्बोहेड्रल, आर मतलब क्या है बेटा, रोम्बोहेड्रल। ये ध्यान रखना है, समझ में, स्क्रीन पे आ तो रहा है ना, या फिर कवरेज एरिया से बाहर जा रहे हैं, अरे स्क्रीन पे आ तो रहा है क्या, ऊपर जो मैंने लिखा लास्ट में। चलो बेटा, कैसे करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये तो अपना सीक्वेंस है बेटा। ओके ठीक है, तो ये अपने फिर ट्रिक में अपन ने क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा बच्चों देखो ध्यान रखना, क्रिस्टल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो मैं देखो क्या लिखूंगा, क्रिस्टल सिस्टम में जो अपने लिखा है, एक तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम की अगर अपने बात की तो अपने कौन कौन से लिखे, सीटी और मार, तेरे हाथ रहेंगे क्या, ध्यान रखना बेटा। क्यूबिक क्या, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। क्लियर, टोटल देखो 7 टाइप के है या नहीं है, तो अपने कहा था ये कैसे होते हैं, 7 टाइप्स, बात समझ में आ गई। क्लियर ठीक है, और इनमें अपने जो लेटिस अरेंजमेंट लिखा है बेटा, लेटिस अरेंजमेंट, जालक व्यवस्था, तो लेटिस अरेंजमेंट क्या लिखेंगे, 32, 42, 111, इनके नीचे ही लिख रहा हूँ बेटा। टोटल अपने क्या कहा, 14 टाइप्स है बच्चों, समझ में आ गया। क्लियर ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्रेवाइस लेटिस, क्या बोला जाता है, ब्रेवाइस लेटिस बेटा। ओके, साइंटिस्ट के नाम पे, बात समझ में आ गई। क्लियर ठीक है बेटा, फिर अपन क्या कहेंगे इनके बारे में, बेसिक पॉइंट्स क्या, मोस्ट सिमेट्रिकल, मैंने क्या कहा, मोस्ट सिमेट्रिकल की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहेंगे, मोस्ट सिमेट्रिकल। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा बेटा, अपन ने क्या कहा, क्यूबिक, बात समझ में आई क्या। ठीक है, एक अपन को क्या बोलता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ट्राइक्लिनिक, जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। ओके ठीक है, फिर अपन क्या कहेंगे बच्चों, एक जैसे अपन ने क्या कहा, मैक्सिमम लेटिस अरेंजमेंट, तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम लेटिस अरेंजमेंट, मैक्सिमम लेटिस अरेंजमेंट, मैक्सिमम लेटिस अरेंजमेंट किस में होता है बेटा, हमें ध्यान है, 32, 42, 4 नंबर वाले पे, याद है ना, 4 नंबर वाला कौन सा, सीटी और मतलब क्या, ऑर्थोरोम्बिक, ये ध्यान रखना, यानी क्या, ऑर्थोरोम्बिक वाले में क्या होता है, मैक्सिमम 4 टाइप के लेटिस अरेंजमेंट है, और ये कितने होते हैं, 4 टाइप्स। ओके, यानी टोटल 4 टाइप्स के लेटिस अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। क्लियर ठीक है, एक मैंने आपको बताया भी है बेटा, क्या, यानी मैच बॉक्स। ओके, मैच बॉक्स वाला केस मैंने बताया है बच्चों, माचिस की डिब्बी वाला। ओके, वो कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक वाला केस ही होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ऑर्थोरोम्बिक वाला केस क्या हो, हमें पता, मैच बॉक्स में क्या, तीनों आर्म इक्वल है या अनइक्वल है, तीनों आर्म अनइक्वल, लेकिन तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर ठीक है, और अपन बात करें बेटा क्या, एससीसी की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, एससीसी क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल लेटिस सिस्टम्स। ओके, यानी सभी क्रिस्टल तंत्रों में उपस्थित होता है, समझ में आ गया, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा फटाफट, आज के लेक्चर का अपना काम कंप्लीट है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हो, आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत, कोई डाउट है, आज था, यस सर, एससीसी ऑर्थोरोम्बिक, मोस्ट सिमेट्रिकल, एससीसी क्यूबिकल, बोथ है क्या सर, बिल्कुल बेटा। देखो मोस्ट सिमेट्रिकल, एससीसी नहीं बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। ओके, अपन क्या, एससीसी तो क्या लेटिस अरेंजमेंट का टाइप है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कौन से सिस्टम में है, क्यूबिक वाले में है बेटा। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक वाले में क्या कहेंगे अपन, क्यूबिक वाले में क्या, आर्म और एंगल सभी क्या सेम होते हैं, तो सिमेट्री सबसे ज़्यादा है। ओके चलो, और कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा यहाँ तक, और कोई दिक्कत, बाकी कोई बच्चा और कोई दिक्कत, फटाफट जल्दी बोलो बेटा, फिर लेक्चर कंप्लीट करते हैं।
आस्था, दृष्टि, कुमकुम, फैसल, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख। कोई भी दिक्कत बोलो बेटा, कोई भी दिक्कत? बाकी बच्चे ठीक है, बिल्कुल बेटा, वो क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे थे। बाकी बच्चों ठीक है यहाँ तक? चलो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, यूनिट सेल, जो पूरे चैप्टर की बैकबोन है बेटा। ठीक है, आज का लेक्चर जो मैंने समझाया बेटा अच्छे से ध्यान रखना, आगे वाले कई लेक्चर्स में बार बार ये काम आएगा, अच्छे समझना, रटने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताई है। जो ट्रिक मैंने बताई है, एक आर्म चेंज करना, दूसरी चेंज करना, एंगल चेंज करना, ये करना वो करना, वो जाके अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। कोई डाउट हो मुझे कॉल करके डिस्कस करना है बेटा। ओके, चलो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।